नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेंच हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारा विचित्र साक्षी नामक पाठ चल रहा है और उसके आज हम लेकर के आए हैं आपको बहुविकल्पीय प्रश्न, जिन्हें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग तैयार हो जाइएगा, सजग हो जाइएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्नावली है और परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे पहले आपकी तैयारियां कैसी चल रही हैं वो मुझे सूचित जरूर करें कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ध्यान रखिएगा। और हां, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, परीक्षा में अच्छे और श्रेष्ठ अंक लाने के लिए मैग्नेट ब्रेंच के द्वारा कक्षा 7वीं से लेकर के 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बहुत सुंदर तरीके से शिक्षकों के निर्देशन में, मार्गदर्शन में और टीम की बहुत मेहनत के बाद ये नोट्स तैयार करवाए गए हैं। वो नोट्स आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही श्रेष्ठ होंगे। तो आप लोग जल्दी से संपर्क करिएगा। नोट्स कहां से कैसे आप तक पहुंचेंगे ये जानकारी आपको जिस वीडियो से आप मुझे देख रहे हैं उसी के नीचे लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आज हमारी क्लास जो रहेगी वो आप लोग देखिएगा, लिखा हुआ है कक्षा 10वीं संस्कृत शैमुषी द्वितीयो भागः विचित्र साक्षी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है ना, बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आज चर्चा करेंगे। आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, तनयः इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। यहां पर पहला ही प्रश्न है हमारा तनयः। तनयः माने होता है पुत्र। तनय का मतलब क्या होता है? पुत्र। और यहां पर पूछा जा रहा है तनयः इति कर्तृ पदस्य क्रियापदम क्या, मतलब इस पुत्र जो है ये कर्ता है। यहां पर क्या है? इस कर्ता का क्रियापद क्या है? ठीक है ना, इस कर्ता का क्रियापद क्या है? तो तनयः, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि तनयः जो तनय शब्द का रूप है, तो तनयः प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। तनया, तनयम, तनयेन, तनयेन, ऐसे रूप चलेंगे राम के समान। तो ये प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप लगा है। तनय माने पुत्र। इति कर्तृपदस्य, यहां षष्ठी विभक्ति। कर्तृ का मतलब होता है कर्ता। कर्तृ का मतलब क्या होता है? कर्ता। ये जो कर्ता है इसका क्रियापद क्या है? इसने क्या किया है? ये तनय जो उनका पुत्र था, उसका निर्धन बालक था, जो निर्धन का एक गरीब व्यक्ति का पुत्र था, जो वो क्या करता था? निवसन रहता था, अध्ययने माने पढ़ने में, और संभूतम माने वहां रहने लगा था, या संलग्न हो गया था। वैसे तो देखा जाए तो ये सारी संबंधित सारे तनय से ही हैं, लेकिन तनयः संभूतम, और वो छात्रावास में क्या हो गए थे? संलग्न होकर के तनयः संभूतम, वहां रहने लगा था, एकत्रित हो गया था और वहां पर निवास करने लगा था। तो पहले का आंसर आपका क्या होगा? संभूत। संभूत इसकी क्रिया होगी, ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे चलेंगे। इसके बाद हमारा दूसरे नंबर का प्रश्न जो होगा उस पर ध्यान देंगे। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, पुत्रस्य इत्यर्थे गद्यांशे किम पदम प्रयुक्तम। पुत्रस्य में सबसे पहले तो ये लगा हुआ है षष्ठी विभक्ति। पुत्रस्य में कौन सी विभक्ति लगी हुई है? षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, पुत्रस्य। तो यहां पर आप देखें पुत्रस्य में क्या लगी हुई है? षष्ठी का एक वचन लगा हुआ है, षष्ठी विभक्ति एक वचन। ठीक है ना, और षष्ठी विभक्ति एक वचन में जैसे रामस्य बनता है वैसे ही बनेगा हमारा पुत्रस्य। ठीक है ना, इत्यर्थे, इस अर्थ में, पुत्र के अर्थ में। इत्यर्थे में इति प्लस अर्थे यण संधि भी है, इति प्लस अर्थे, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो ई त ई अर्थे, ऐसा आप इसको अलग अलग करेंगे तो यण संधि है, ई के स्थान पर या हो जाएगा, ई अधता या प्लस अर्थ, ये दिया हुआ है। और यहां इसको मिलाएंगे तो ये बनेगा आपका इत्यर्थे, दिया हुआ है। तो यण संधि, और अगर पूरे पद को देखा जाए तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप है, जैसे रामे वैसे इत्यर्थे। ठीक, तो इस अर्थ में, मैं का अर्थ निकलेगा गद्यांश से, सप्तमी विभक्ति का यहां पर भी एक वचन रूप लगा हुआ है, इसलिए गद्यांश में। इस अर्थ में, जो पुत्र के अर्थ में गद्यांश में किम पदम प्रयुक्तम, कौन सा पद प्रयोग किया गया है? तो गद्य प्लस अंशे बराबर गद्यांशे। गद्य प्लस अंशे बराबर क्या हो जाएगा आपका? गद्यांशे। तो यहां पर भी आपका क्या रहेगा? गद्य प्लस अंशे दीर्घ संधि रहेगी। कौन सी संधि रहेगी बेटा? दीर्घ संधि। यहां पर आ हो जाएगा और यहां पर आ हो जाएगा, दोनों मिलाएंगे तो बड़ा आ हो जाएगा।
ठीक। गद्यांश पद बनेगा हमारा क्या, गद्यांश। गद्य के अंश में, पूरे हमारे पाठ के गद्य के अंश में पुत्र शब्द का अर्थ क्या है, ऐसा कौन सा पद प्रयोग किया गया है। तनुजस्य, तनया, स्वपुत्रम, पुत्रम। पहली बात तो ये देखें, तनय माने भी पुत्र होता है, अपना पुत्र, स्वपुत्रम माने अपना पुत्र, और पुत्र माने भी पुत्र, और तनुजस्य भी, इसका भी मतलब होता है पुत्र। लेकिन यहां पर इसका सही सटीक पद कौन सा माना जाएगा, तो यहां षष्ठी लगी हुई है, तो आप यहां भी देख लीजिए षष्ठी लगी हुई है, मतलब इसका सही और सटीक शब्द से अर्थ होगा तनुजस्य। क्या होगा इसका सटीक, तनुजस। क्योंकि देखिए सारे एक से प्रश्न होंगे, लेकिन उन प्रश्नों में भी हमें कुछ ना कुछ तो ऐसी विशेषता ढूंढनी होगी जो इसका सही आंसर दे सके। आप सोचो सर तनाय लगा देंगे तो गलत नहीं हो जाएगा, ठीक है ना, तो वो भी सही है, लेकिन इन ऑप्शन के हिसाब से हमारा वो गलत माना जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न क्रमांक दूसरे के बाद प्रश्न क्रमांक 3 पर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 हमारा क्या कहता है, तेन इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। तेन माने उसके द्वारा, इति सर्वनाम पदम, ये सर्वनाम पद जो दिया हुआ है, सह तम तेन, तृतीय विभक्ति लगी हुई है, सह तम तेन, तृतीय विभक्ति लगी हुई है, सह तम तेन, ठीक है ना। तो तेन इति सर्वनाम पदम कस्मै, और कस्मै जो लगा हुआ है, कह, कम, केन, कस्मै, चतुर्थी विभक्ति लगी है ना। तो यहां पर देखिएगा किसके लिए, चतुर्थी का मतलब किसके लिए, तेन शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो यहां पर देखें, पुत्राय माना पुत्र के लिए, निर्धन जनाय माना निर्धन जन के लिए, जनाह माना व्यक्ति के लिए, पुत्र माना पुत्र के लिए। तो यहां पर एक बात ध्यान रखना कि यहां चतुर्थी लगी है, तो ये दोनों तो हमारे यहां से कट जाएंगे। अब हमारे पास दो बचे हुए हैं, पुत्र के लिए प्रयोग किया गया है कि निर्धन व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है। तो तैन पुत्राय तो है नहीं, पुत्र ने तो कुछ किया ही नहीं था, तो तैन निर्धन जनाय, तो ये किसके लिए आ जाएगा, निर्धन व्यक्ति के लिए यहां पर सर्वनाम शब्द प्रयोग किया गया है कि संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए तेन तृतीय विभक्ति यहां पर लग गई है, निर्धन जनाय, ठीक है ना। यहां पर कस्मै शब्द में चतुर्थी लगी होने की वजह से यहां पर चतुर्थी लग गई है। तेन किसके लिए प्रयोग हुआ है, निर्धन जन व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है। प्रश्न क्रमांक तीसरे के बाद प्रश्न क्रमांक 4 पर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 हमारा क्या कहता है, गृहीत्वा इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम किम। गृहीत्वा में ग्रह धातु है, क्या है आपकी, ग्रह धातु है, ग्रहण करने के योग में ग्रह धातु है, और कित्वा प्रत्यय लगेगा। यहां कौन सा प्रत्यय लगेगा, कित्वा प्रत्यय लगेगा, और जैसे ही त्वा प्रत्यय इसमें जुड़ेगा, इसमें क्योंकि काकी संज्ञा हो जाती है, त्वा शेष बचता है ग्रह, ठीक है ना। और यहां पर जैसे ये जुड़ेगा तो ये गृह में परिवर्तन हो करके और ई का आगम हो जाएगा और दीर्घ होकर के गृहीत्वा बन जाएगा, और गृहीत्वा जैसे ही बनेगा तो इसका मतलब होता है ग्रहण करना। तो गृहीत्वा का मतलब ग्रहण करना, और पदस्य में षष्ठी विभक्ति, पदस्य में क्या लगी है, षष्ठी विभक्ति, और इसका मतलब होता है इस पद का विपरीतार्थक, विपरीतार्थक मतलब अपोजिट, अपोजिट का मतलब विलोम, विलोम का मतलब उल्टा। गृहीत्व माने ग्रहण करना, तो उल्टा क्या हो, ग्रहण करना, छोड़ना, त्यागना, देना, ऐसा कहेंगे। पदम किम, इसका विपरीतार्थक पद क्या है, इसका विलोम पद क्या है, तो देखो अर्थ बता दूंगा, आप खुद बता देना। विहाय माने छोड़कर, पदाति माने पैदल चलना, संलग्न माने सम्मिलित होना, भूरी माने बहुत अधिक। तो कौन सा हो जाएगा भाई साहब, आंसर दीजिए जल्दी, कमेंट सेक्शन में लिख करके आप आंसर मुझे दीजिएगा जल्दी से। देखिए जब तक मैं आपको बता रहा हूं, जब तक आप दीजिए। आंसर होगा विहाय, वि उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु से, त्यागने के अर्थ में, छोड़ने के अर्थ में, हरण करने के अर्थ में विहाय आपका हो जाएगा। गृहीत्वा में क्या हो जाएगा, विहाय, अपोजिट अर्थ हो जाएगा और विपरीतार्थक पद कहलाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 को देखिएगा। प्रश्न क्रमांक 5 आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें। प्राक्षिपत, प्राक्षिपत इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। जो प्राक्षिपत दिया हुआ है ये क्रिया है, प्राक्षिपत क्या है, क्रिया है, और कौन कौन व्यक्ति छिप रहा था, क्रियापद, ठीक है ना। इसका कर्ता बताइए, कौन कौन व्यक्ति वहां पर छिप रहा था प्राक्षिपत, तो रक्षा पुरुष माने सिपाही, अतिथि माने अतिथि को, चोरह माने चोर, अयम माने हम सब, ठीक है ना, या वे। तो यहां रक्षा पुरुष सिपाही था, वही छिप रहा था, ध्यान रखिएगा। यहां पर क्या हो गया, कौन छिप रहा था, रक्षा पुरुष।
प्राचिपद। उसने दूसरे पर क्या लगे, विलेम लगा दिया था ना, किसके द्वारा प्राचिपद, किसने विलेम लगाया था, रक्षा पुरुष ने। विलेम मतलब आरोप, ठीक है। तो 6 नंबर का प्रश्न देखें, जागरिता। जागरिता माने जागना, अभी बता दे रहा हूं, जागरिता मतलब जागना। इति पदश, इस पद का, इसमें प्रथमा का एक वचन, प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है और इसमें षष्ठी का एक वचन। समानार्थकम, समान अर्थकम, समान अर्थ को देने वाले, अर्थात पर्यायवाची, एक जैसे शब्दों को, अर्थ को देने वाले पदों को हम क्या कहते हैं, समानार्थी पद कहते हैं। तो समानार्थी या पर्यायवाची पद, पदम माने पद को, किम माने क्या, कौन सा पद है इसमें। जागरिता माने जागने वाले, सभी जागने वाले। कौन, देखिए प्रबुद्धा माने जागना, इसमें आपका एक वचन का रूप लगा हुआ है, ठीक, ध्यान रखिएगा। और प्रबुद्धा में प्रथमा का एक वचन, आरक्षी में आरक्षिणा एक वचन है, पलायिता में भी एक वचन है। तो कौन जाग गया था, पादत ध्वनिनः, पादत ध्वनिनः, पैरों की आवाज से कौन जग गया था, जल्दी से बताइएगा। तो प्रबुद्धा, अतिथि, और यहां पर समानार्थी पद हो जाएगा प्रबुद्धा, प्रथमा का एक वचन, प्रबुद्धा में प्रथमा का एक वचन। अगर यहां जागरिता ऐसा होता, डबल बड़ा और विसर्ग लगा होता, तो ये वाला आंसर हो जाता, ठीक, ध्यान रखिएगा। आंसर आपको मिल गया है ना, और आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करेंगे कमेंट सेक्शन में, ध्यान रखिएगा, जिससे हम लोगों का रिवीजन बहुत तीव्र गति से होता है, ठीक। और ध्यान रख लेना, और सेशन को आपको शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, एक बात का ध्यान रख लेना। और मैं एक और विशेष सूचना दे दूं कि मैग्नेट ब्रेंस के द्वारा कक्षा 7वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के बहुत अच्छे नोट्स भी तैयार करवाए गए हैं। परीक्षा के लिए उत्तम और श्रेष्ठ अंक लाने के लिए वो नोट्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्वालिटी कंटेंट के साथ आपको पूरा मैटर मिलेगा, तो उसको भी संपर्क जल्दी से करना है, वो सारी जानकारी ले लेना है। कैसे मिलेगी, जिस वीडियो से आप मुझे देख रहे हैं उसी के नीचे लिंक पर जाना है, तो ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको वहां से सारी मिल जाएगी, ध्यान रखना। प्रश्न क्रमांक 6 के बाद प्रश्न क्रमांक 7 पर चलेंगे। यहां पर 7 नंबर का प्रश्न है हमारा, तस्य तारस्वरेण अत्र तस्य इति सर्वनाम पदम कस्य कृते प्रयुक्तम। तस्य तारस्वरेण, उसके ऊंचे स्वर के द्वारा, उसके ऊंचे स्वर के द्वारा, मतलब तस्य शब्द, तस्य शब्द के सर्वनाम पद है जो कस्य कृते प्रयोग, किसके लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है, तो चोर के लिए, चोरस्य के लिए, चोराय माने अतिथये, किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो ऊंचे स्वर में कौन बोल रहा था, कौन सुन रहा था, तो यहाँ भी हमारा चोरस्य, चोर ऊंचे स्वर में वहां पर चिल्लाने लगा था। जैसे ही उसने उसको पेटी पेटी सहित उस अतिथि ने पकड़ा, तो कौन चिल्लाने लगा था, चोर, चोर, तस्य मतलब चोरस्य, तारस्वरेण, ऊंचे स्वर में चिल्लाने लगा, जिससे पूरे ग्रामवासी क्या होगा कि जाग करके वहां आ गए और अतिथि को ही चोर समझ बैठे। अच्छा, यहां देखें, यहां षष्ठी लगी हुई है, देखें, सह तम तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन्, सह तम तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन् दिया हुआ है ना, तस्य तस्मिन्, तो तस्य षष्ठी विभक्ति लगी, तो चोरस्य में भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो यहां आंसर आपका क्या हो जाएगा, ख नंबर का आंसर हो जाएगा। जल्दी से देखें, प्रश्न क्रमांक 8 को देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 8 आपका क्या कहेगा, अतिथि, प्रथमा का एक वचन, इति पदस्य, इस पद का, षष्ठी का एक वचन, विशेषण पदम किम, इसका विशेषण पद क्या है, ये अतिथि कैसा था बताइए। प्रबुद्ध माने जाग गया था, पादत ध्वनिना माने पद ध्वनि के द्वारा, चोर संख्या माने चोर शंका से, चोरा माने चोर, तो अतिथि क्या हो गया था, अतिथि जाग गया था, तो यही विशेषण है। बाकी ये विशेषण पद ध्वनि ना तो किसकी, चोर का विशेषण है, चोर संख्या माने चोर की शंका से, ठीक है ना, और चोरा चोर ने, तो ऐसा अर्थ निकलेगा। तो इस पद का विशेषण क्या होगा, अतिथि क्या हो गया था, जाग गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 9 पर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। स्थापित वन्तौ इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। स्थापित वन्तौ मतलब यहाँ द्विवचन लगा हुआ है, वन्तौ, तौ लगा है, रामः रामौ, तो देखिए द्विवचन लगा हुआ है, दो मात्रा है तो द्विवचन ही आपको मानना,
ठीक। और इस क्रिया का स्थापित बंतु, इस क्रिया का कर्ता कौन है, कर्ता माने करने वाला कौन है, किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो दोनों गए थे, आपको मालूम है, एक चोर जिसके ऊपर आरोप लगा था, एक सिपाही, दोनों गए थे उस मरे हुए शव को उठाने के लिए। तो उन्होंने चबूतरे पर उस शव को स्थापित बंतु माने रख दिया था। तो एकस्मिन, एक गया था, चत्वरे चबूतरे पर, उभौ माने दोनों, शवम माने शव। तो यहां देखो स्थापित बंतु, यहां उभौ, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, उभौ। क्या हो जाएगा यहां बेटा, उभौ ही आपका आंसर होगा। ध्यान रखना इस बात का, उभौ ही आपका यहां क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक। अब आगे देखता हूं, आगे क्या होगा आपका। तो प्रश्न क्रमांक 9 के बाद प्रश्न क्रमांक 10 पर चलेंगे। किस पर चलेंगे, प्रश्न क्रमांक 10 पर चलेंगे। लिखा हुआ है प्रसन्नः इति पदस्य पर्याय पदः का, ठीक है ना। प्रसन्न माने क्या होता है, खुश होना, प्रसन्न का मतलब खुश होना, प्रसन्न हो गया। तो इस पद का पर्यायवाची पद क्या है, इस पद का पर्यायवाची पद क्या है, वो यहां पर पूछा जा रहा है। पर्यायवाची मैं आपको बता चुका हूं, एक जैसे समान पदों का अर्थ को देने वाले पदों को हम क्या कहते हैं, पर्याय। क्या कहते हैं, पर्याय। अर्थात एक जैसे समान अर्थ को देने वाले पद को हम पर्याय कहते हैं। परिधन आय बराबर पर्याय, अर्थात उसी के समान अर्थ को देने वाला। पदस्य में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, जैसे रामस्य वैसे ही पदस्य। तो कौन, प्रसन्न, क्रंदनम माने तो रोना होता है, मुदिता माने प्रसन्न होता है, भारवता माने वजन होता है, कृषकाय माने कमजोर होता है, ठीक। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से आंसर बताइएगा आप। प्रसन्न का पर्यायवाची क्या होगा, एक समान अर्थ को देने वाला। आप कमेंट सेक्शन में लिख करके जल्दी से दीजिए आंसर क्या होगा, फिर इसके बाद मैं बता रहा हूं, 1 2 3 खा नंबर का आंसर होगा मुदित। मुदित का मतलब होता है खुश होना या प्रसन्न होना, ठीक। वह बहुत प्रसन्न हो गया था जब उसने देखा कि ये वजन नहीं उठा पा रहा है। उसने कहा ये तुम अपने कर्मों का फल भोग रहे हो, क्योंकि तुमने मुझे पेटी के साथ में पकड़ लिया था। अब तुम्हें इस चोरी के आरोप में 3 वर्ष की सजा होगी, आप कारागार में डाले जाओगे, ऐसा उसने कहा था। प्रश्न क्रमांक 10 के बाद 11 पर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक हमारा 10 के बाद 11 नंबर का होगा, जिसमें लिखा है तस्य क्रंदनम, मतलब उसके रोने से, खाली स्थान। अत्र तस्य शब्द सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, ये तस्य शब्द है, ये कस्मै माने किसके लिए प्रयोग किया गया है। देखिए किसके लिए, कस्मै दिया हुआ चतुर्थी का एक वचन, किसके लिए, कौन रोने लगा था, तस्य क्रंदनम, उसके क्रंदन से। रक्षा पुरुषाय, वो क्यों रोएगा, क्योंकि सुपुष्ट देह, वो तो हट्टा कट्टा था, अच्छा शरीर वाला था, वो क्यों रोएगा, ठीक। और न्यायाधीशाय, न्यायाधीश क्यों रोएंगे भाई साहब। अतिथये, अतिथि क्यों रोएगा, रोएगा क्या, हाँ अतिथये। और अतिथि में, यहां पर दोनों में होना चाहिए, लेकिन अतिथि में एक वचन लगा है, अतिथये में चतुर्थी लगी है, इसीलिए यहां पर आपका आंसर अतिथये होगा। ध्यान रखिएगा, तस्य में षष्ठी लगी है लेकिन यहां चतुर्थी लगी है, इसीलिए ये आपका चतुर्थी विभक्ति का आंसर सही माना जाएगा। ध्यान रखना इस बात का, ठीक। तस्य में षष्ठी विभक्ति। और रक्षा पुरुषाय, रक्षा पुरुषाय, न्यायाधीश, अतिथये, अतिथि, तो ऐसे आपको आंसर ढूंढने पड़ेंगे परीक्षा में, ठीक। प्रश्न क्रमांक 11 के बाद हमारा प्रश्न क्रमांक 12 होगा, जिसे द्वादश, प्रश्न क्रमांक द्वादश, ठीक है ना। पटाच्छादितम इति पदस्य विशेष पदम किम, पट आच्छादितम, पहले तो इसी को जान लो कि पट आच्छादितम दीर्घ संधि हो गई है। पट प्लस आच्छादितम, आच्छादितम, पट प्लस आच्छादितम, तो यहां पर आ हो जाएगा, यहां पर बड़ा आ हो जाएगा, दोनों को मिलाएंगे तो बड़ा आ हो जाएगा, और शब्द बनेगा पटा, पटाच्छादितम, पटाच्छादितम बनेगा कि नहीं बनेगा, पटाच्छादितम। तो दीर्घ संधि, लेकिन पट माना होता है कपड़ा या वस्त्र, और आच्छादितम माना होता है ढकना, ठीक है ना। पटाच्छादितम बन जाएगा। तो कपड़े से ढका हुआ, इस पद का विशेष पद क्या है, इसका कर्ता कौन है, कौन ढका हुआ था, बताइए। निहितम माने तो रखा हुआ, काष्ठ फलके माने तो लकड़ी का टेबल, और काष्टम माने लकड़ी, और देहम माने देह, शरीर। बताइए कौन ढका हुआ था, कौन शव बना हुआ था, एक शव था, मरा हुआ व्यक्ति था जो कपड़े से ढका हुआ था, तो वो बॉडी ही होगी, तो देहम। इसका अर्थ क्या होगा, इसका आपका सही आंसर होगा देह, शरीर ढका हुआ था। पटाच्छादितम, पटाच्छादितम मतलब पट से आच्छादित, कपड़े से ढका हुआ। प्रश्न क्रमांक 13, प्रश्न क्रमांक 13 पर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखें। लपस्य से,
क्या दिया हुआ है? लपस्यसे। लपस्यसे इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम? लपस्यसे इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम? लपस्यसे माने लाभ प्राप्त करना, लपस्यसे का मतलब लाभ प्राप्त करना, और इस क्रिया का, ये आपका मध्यम पुरुष का दिया हुआ है, आत्मनेपद पद का एक वचन। इसका कर्ता कौन है? तो त्वम, अतिथि, आरक्षी, न्यायाधीश। कौन लाभ प्राप्त किया? बोले त्वम लपस्यसे, त्वम लपस्यसे, क्योंकि त्वम जो लगा हुआ है ये मध्यम पुरुष का सर्वनाम पद कर्ता लगा हुआ है और उसी की क्रिया लगी है, इसलिए त्वम लपस्यसे। ये आपका यहां आंसर हो जाएगा। यहां षष्ठी का एक वचन लगा हुआ है। पदस्य। प्रश्न क्रमांक 13 के बाद प्रश्न क्रमांक 14 पर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 आपका क्या कहता है? आरक्षिणः। आरक्षिणः इति पदस्य विशेषण पदम किम? आरक्षी का रूप लगा हुआ है तो आरक्षी ही, आरक्षी ही, ठीक, आरक्षी ही, आरक्षिम, आरक्षिणा, तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। आरक्षी के द्वारा इति पदस्य, इस पद का, आरक्षी के द्वारा इस पद का विशेषण पदम किम? इसका विशेषण क्या है? देखिए विशेषण देखें, आध्वनि, एतेन, यदुक्तम, मनवर। आरक्षी के द्वारा एतेन आरक्षिणा, एतेन आरक्षिणा इसका विशेषण पद है, ठीक है ना। मतलब इस आरक्षी के द्वारा, इस आरक्षी के द्वारा ऐसा कहा था कौन ने? जो बॉडी सौ था ना, वो जब उसने कपड़ा निकाला और उसने न्यायाधीश के सामने सारी बात बताई तो उसने कहा एतेन आरक्षिणः। क्या कहा? बोले इसने कहा था कि मार्ग में कि तुमने जो मुझे दंड दिया है, तुमने जो पेटी मेरी पकड़ी है, उसी का तुम्हें दंड मिल रहा है, ऐसा कहा था। एतेन आरक्षिणः, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? एतेन। बहुत सुंदर है, बहुत सरल है, आप लोग बढ़िया से आराम से पढ़िएगा। पूरा विचित्र साक्षी का एक एक प्रश्न यहां पर रखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बात ध्यान रखना, परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपके लिए महत्वपूर्ण ना हो। परीक्षा में कौन कैसा प्रश्न आ जाए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर भाग्य पर उदय होता है। मैंने आपको यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा है। मेरे हिसाब से सारे प्रश्न सरल हैं और आप एक बार अच्छे से इसको 2 बार अच्छे से पढ़ लोगे, सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे, भूलेंगे नहीं। पहले तो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से हो तो इनकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो आप लोग ध्यान से पढ़ते जाइएगा। प्रश्न क्रमांक 15, प्रश्न क्रमांक 15 पर चलेंगे, जिसमें लिखा हुआ है आपका मार्गे इत्यर्थे। मार्गे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, जैसे बनता है आपका रामे वैसे ही बनेगा आपका मार्गे, ठीक। मार्गे तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा, मार्गे इत्यर्थे। इत्यर्थे में यण संधि है, अभी मैं पहले बता चुका हूं आपको, इति प्लस अर्थे बराबर इत्यर्थे, सप्तमी का एक वचन। मार्ग में, इस अर्थ में, गद्यांश माने गद्य के अंश में, गद्य के अंश में, यहां भी सप्तमी का एक वचन, यहां भी सप्तमी का एक वचन, यहां भी, तीनों जगह सप्तमी का एक वचन है, ठीक। और किम माने क्या, पदम माने पद, प्रयुक्तम माने प्रयुक्त किया गया है। यहां पर मार्ग शब्द के लिए कौन सा पद प्रयोग किया गया है? पाठ में। तो आपको मैं बता दूं, जब वो बॉडी लेकर के आए थे तो अध्वनि शब्द आया था। क्या आया था? अध्वनि। अध्वनि शब्द मार्ग के लिए प्रयोग किया गया है, ध्यान रखिएगा। ये कभी कभी हम बोलने के लिए प्रयोग में ले आते हैं तो वहां गलत नहीं कर देना, मार्ग के लिए यहां अध्वनि ना, अध्वनि शब्द बताया गया है, ठीक है ना। आगे चलेंगे, प्रश्न क्रमांक 15 के बाद प्रश्न क्रमांक 16 पर चलेंगे। किसके लिए? प्रश्न क्रमांक 16 के लिए चलेंगे। और यहां 16 नंबर का प्रश्न लिखा है, त्वम सर्वनाम पदम कस्य कृते प्रयुक्तम। त्वम जो सर्वनाम पद है वो किसके लिए यहां प्रयोग किया गया है? कस्य माने किसका, कृते माने कर्ता, प्रयुक्तम माने किया गया है, किसका प्रयोग किया गया है? त्वम सर्वनाम पदम। अब यहां त्वम में देखो न्यायाधीश, तो न्यायाधीश को तो कोई तुम करके बात करेगा नहीं। अतिथे माने अतिथि, ठीक, अतिथि षष्ठी विभक्ति, अतिथये अतिथि के लिए चतुर्थी विभक्ति, आरक्षी तो आरक्षी में प्रथमा विभक्ति, इसमें चतुर्थी, इसमें प्रथमा और इसमें षष्ठी। तो बस ध्यान रख लेना कि यहाँ अतिथि में षष्ठी विभक्ति लगी है तो किसके लिए प्रयोग हुआ? अतिथि के लिए, न्यायाधीश के लिए हो नहीं सकता है, ठीक। तो इतना भी कॉमन सेंस लगाना है कि बोले त्वम शब्द अतिथि के लिए कैसे आ गया है। तो वो जितने वहां कैंडिडेट थे वो कभी भी तुम कर करके अतिथि को तो बात, उसको न्यायाधीश से तो बात कर ही नहीं सकते थे, या तो आरक्षी के लिए बात आती या अतिथि के लिए। तो आरक्षी और अतिथय में यहाँ षष्ठी विभक्ति लगी नहीं है, तो ये भी हमारे दोनों क्या हो गए? कट हो गए, ध्यान रखना, ठीक। प्रश्न क्रमांक 16 के बाद प्रश्न क्रमांक 17 पर चलेंगे।
चलिए प्रश्न क्रमांक 17 आप देखिएगा, लिखा हुआ है अर्थ कार्येण पीड़िता सह पदाति एवं प्रचलत। ठीक है ना, अर्थ कार्येण मतलब पैसे के धन के कमी के कारण, कमी से, पीड़िता माने पीड़ित, सह माने वह, पदाति माने पैदल ही, एवं माने ही, प्रचलत माने चल दिया। ठीक है ना, अर्थात अर्थ की कमी के कारण ही वह पैदल चल दिया। तो यहाँ पर अर्थ कार्येण में क्या, कौन सा शब्द यहाँ प्रयोग होगा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, कृपणतया माने गरीबी, और धनस्य अभावेन धन का अभाव, धनस्य आधिक्येन धन की अधिकता, धनस्य प्रचुरता धन की बहुतायता। ठीक है ना, तो अर्थ कार्येण का मतलब होता है धन का अभाव, धन के अभाव, धन की कमी होने के कारण वह पैदल ही चल दिया था। क्या ज़्यादा धन हमारा खर्च ना हो जाए, क्योंकि बच्चा बीमार है तो वहाँ भी पैसा लगेगा, इसलिए उसने धन के अभाव के कारण वह पदाति एव, ठीक है ना, पदाति एव प्रचलत, पैदल ही चल दिया था। ठीक है ना, तो प्रश्न क्रमांक 17 आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न क्रमांक 17 के बाद प्रश्न क्रमांक चलेंगे हम 18 पर। प्रश्न क्रमांक 18 हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न क्रमांक 18 को आप देखिए, प्राश्रिते, क्या लिखा है, प्राश्रिते विजने, प्राश्रिते विजने प्रदेशे, प्राश्रिते विजने प्रदेशे पदयात्रा न स्वभावः। प्राश्रिते माने प्रसारित होना, प्राश्रिते का मतलब प्रसारित होना बहुत अधिक, और विजने माने होता है एकांते, एकांत, और प्रदेश से माने प्रदेश में, और पद यात्रा माने पैदल यात्रा, ना माने नहीं, स्वभावः माने ठीक नहीं है। ठीक, उसने कहा ऐसे बढ़ते हुए क्या एकांत प्रदेश में, इस बढ़ते हुए प्रसारित होते हुए अंधेरे में एकांत प्रदेश में पद यात्रा मतलब पैदल चलना ठीक नहीं है, इसलिए हम यहीं कहीं पर रात्रि रुक लेते हैं। तो प्राश्रिते में सप्तमी का एक वचन लगा है, विजने में भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन, जैसे रामे वैसे विजने, जैसे प्रदेशे वैसे रामे, जैसे फले। ठीक, तो इनमें सप्तमी विभक्ति, पद यात्रा माने पैदल, ना शुभ आबहा, शुभ आबहा माने ठीक नहीं है। तो यहाँ पर विजने का अर्थ क्या है आप बताइएगा, एकांते, विरक्ते, निर्गंधे, प्रदूषणे, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे दें। और ध्यान रखें, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए जल्दी से। ध्यान रखें, तो इसका अर्थ होगा विजने प्रदेश का मतलब क्या होगा, विजने का मतलब एकांत प्रदेश में, विजने का मतलब इस एकांत प्रदेश में, एकांते में सप्तमी, विजने में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। 19 नंबर का प्रश्न आप देखेंगे, ध्यान से देखिएगा आप लोग प्रश्न को। 19 नंबर का प्रश्न होगा, सर्वम वृत्तम अवगत्य सह तम निर्दोषम अमन्यत। सर्वम वृत्तम अवगत्य, उसने क्या क्या, सर्वम, सर्वम माने सभी, वृत्तम माने वृत्त को मतलब जानकारी, सारे वृत्त को जान करके, सारे मसले को जान करके, अवगत माने जान करके, ठीक, सह माने वह, तम माने उसको, निर्दोषम माने निर्दोष, अमन्यत माने मानने लगे। कौन, न्यायाधीश ने सारा वृत्तांत जाना और क्या मानने लगे उसको कि वह निर्दोष है। तो वृत्त अवगत का मतलब वृत्त को जानकर, गत्वा आगत्य ज्ञात्वा ज्ञानम, क्या अर्थ हो जाएगा यहाँ अवगत में, यहां ल्यप प्रत्यय है, इसका अर्थ होगा क्या, जानकर। तो ज्ञात्वा में भी त्वा प्रत्यय है जिसका अर्थ निकलेगा जानकर, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ज्ञात्वा। ठीक है ना, अवगत माने जान करके, तो ज्ञात्वा माने भी जान करके। सर्वम वृत्तम, सर्वम माने द्वितीय विभक्ति, वृत्तम वृत्त को तो द्वितीय विभक्ति, अवगत में अव उपसर्ग लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, अव उपसर्ग है, गम धातु है और ल्यप प्रत्यय है। ठीक है ना, तो यहां बनेगा आपका अवगत्य, अवगत्य। ठीक है ना, और सह प्रथमा का एक वचन, सह तम द्वितीय विभक्ति, निर्दोषम में द्वितीय विभक्ति, अमन्यत में औपसर्ग मन्यत, अमन्यत अमन्यताम अमन्यन, ऐसे रूप बनेगा। तो समझ में आ गया होगा आपको, यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ज्ञात्वा, क्या बनेगा, ज्ञात्वा। प्रश्न क्रमांक हमारा 19 के बाद होगा विंशति, एकोन विंशति के बाद विंशति माने 20। 20 में देखें, प्रश्न क्रमांक 20 में क्या दिया हुआ है, एतेन आरक्षिणा अध्वनि, एतेन आरक्षिणा अध्वनि यद उक्तम तद वर्णयामि। एतेन माने उस आरक्षी के द्वारा, एतेन मतलब उस आरक्षी के द्वारा, अध्वनि, अध्वनि माने मार्ग में, ठीक है ना, यद उक्तम बोले जो कुछ कहा गया है, यत प्लस उक्तम, यत प्लस उक्तम बराबर क्या हो जाएगा, यदुक्तम। यहां आपकी जसत्व संधि हो जाएगी, कौन सी, जस्तु संधि, मतलब हल संधि, व्यंजन संधि, तो ता के स्थान पर दा हो जाएगा,
यद, यद हो जाएगा और उक्तम का उ आएगा और ये जुड़ जाएगा, यदुक्तम। ठीक है ना, यदुक्तम। ठीक, और तद वर्णयामी, वो जो कुछ उसने कहा है रास्ते में, बोले मैं उसको उसका वर्णन करता हूं। वर्णयामी, वर्णयामः, वर्णयामः, तो ये आपका क्या लगा हुआ है, उत्तम पुरुष का एक वचन का रूप लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। एतेन में तृतीया व्यक्ति, एस का बनेगा एसः, एसः, एतम, एसः, एतम, एतेन, एतेन, एताय, ऐसे एतद के रूप है, किसके हैं, एतद के रूप है। ठीक, बोले इस आरक्षणा में भी तृतीय विभक्ति का एक वचन दिया हुआ है, तो अध्वनि का यहां पर अध्वनि शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, मार्गे माने मार्ग के लिए, मार्ग है, मार्ग इसका अर्थ होगा, द्वारे माने द्वार अर्थ होगा, ध्वनि रहित माने बिना आवाज के, तूष्णिम माने चुप। क्या अर्थ निकलेगा, जल्दी से बताइएगा, आंसर आपको देना है इसका आंसर, जल्दी से बताइएगा क्या होगा आपका आंसर, बोले कमेंट सेक्शन में आप जल्दी से लिख करके मुझे बताएं। अभी एक बार मैं कर चुका हूं, अभी मैं बता चुका हूं, मार्ग शब्द का अर्थ बता चुका हूं और बिल्कुल उसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए। मार्ग, मार्ग शब्द का बताया था मैंने अध्वनि, तो अध्वनि का क्या होगा, मार्ग। ठीक है ना, प्रश्न क्रमांक 20 आपको समझ में आ गया। मार्ग में यहां पर सप्तमी विभक्ति लगी है, यहां पर भी सप्तमी का एक वचन रूप लगा है, ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे चले, आगे देखेंगे। चलिए, इसमें तो 20 ही प्रश्न थे, बहुत सुंदर 20 प्रश्नों का संग्रह था और 20 प्रश्नों को हम लोगों ने कर लिया है और आगे हम बहुत सारी चीजें इस प्रकार के लेकर के आते रहेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा कोई भी चीज ऐसी नहीं छोड़ी जाएगी जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होगी। ध्यान रखिएगा, आप किसी भी माध्यम से हो, चाहे आपका सीबीएसई हिंदी मीडियम हो, चाहे आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से हो, देख पा रहे होंगे, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, कहीं से भी आप संबंधित हो, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को देता है 100% फ्री एजुकेशन। 100% फ्री एजुकेशन का मतलब ही होता है निःशुल्क शिक्षा। निःशुल्क शिक्षा मतलब आपसे कोई भी रुपया पैसा नहीं लिया जाता है, ठीक है ना, और क्वालिटी कंटेंट के साथ। ये आप टैग देख रहे हो ना, हाई क्वालिटी एजुकेशन, इसका मतलब ही होता है कि उच्च गुणवत्ता के साथ योग्य शिक्षकों के द्वारा आप लोगों को यत्र तत्र सर्वत्र से दूर दूर से आए हुए शिक्षकों के द्वारा यहां पर आपका अध्यापन का कार्य चल रहा है। तो मस्ती के साथ बिंदास तरीके से मस्त मौला बन करके पढ़िएगा। कोई भी चीज आपको लगे कि ये चीज और होनी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख करके जरूर दें, जरूर दें, जरूर दें। बिंदास तरीके से पढ़िए और मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए हमेशा तत्पर रहेगा। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के द्वारा आप लोगों के लिए जो कुछ बन सकेगा वो आपके लिए होगा। ध्यान रखिएगा, बस आप लोग परीक्षा की अच्छे से तैयारी करिएगा। यहां से हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और हां, जाते जाते मैं आपको एक और सूचना देना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा कक्षा 7वीं से लेकर के 12वीं तक के बहुत सुंदर तरीके से हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स तैयार करवाए गए हैं। वो नोट्स आपकी परीक्षा के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके अच्छे अंक लाने के लिए बहुत ही कारगर होंगे। तो आप जल्दी से जल्दी अपने मित्र, यार, सगे संबंधी, भाई, रिश्तेदार जो भी 7वीं से लेकर के 12वीं तक पढ़ता है, आप उनको सूचित करिएगा और लिंक के माध्यम से शेयर करिएगा। जल्दी से जल्दी, ध्यान रखना, ठीक, भूलना नहीं। उसके लिए जानकारी कहां से मिलेगी? लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे ही आप जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको यहां से प्राप्त हो जाएगी। बिल्कुल भी आपको निश्चिंत रहना है। कोई भी दिक्कत हो तो आपको जल्दी से, अगर एक भी बच्चा छूट गया तो संकल्प हमारा टूट गया। ध्यान रखिएगा, इस बार अव्वल होंगे हम। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखना, ध्यान रखना और बहुत जल्द मिलेंगे हम। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।